हाँ जी, आप लोगों ने मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स देखा कि डीएनए के सिंथेसिस को, प्रोटीन के सिंथेसिस को या बैक्टीरियल सेल वॉल के सिंथेसिस को जो इनहिबिट कर सकते हैं, इनका ये इस तरह से काम करते हैं जिन भी बैक्टीरिया पे ये एक्ट करते हैं। अब द सम मेजर एंटीबायोटिक्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अदर देन पेनिसिलिन। फेलोस्पोरिन का आपने नाम सुना होगा, इसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है दैट इज फेलोस्पोरियम एक्रिमोनियम। क्लोरमफेनिकोल को स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएला, एरिथ्रोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रस, ग्रिजियोफल्विन को पेनिसिलियम ग्रिजियोफल्विन, पेनिसिलिन को पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। अब ऑल्दो आपने देखा होगा कि पेनिसिलिन को जो फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, वो पेनिसिलियम नोटेटम से उसको पता चला था, उस मोल्ड से एक्सट्रैक्ट। लेकिन फर्दर स्टडीज़ ने, जैसे आप लोगों को हम पढ़ते हैं कि हम स्ट्रेन को आइडेंटिफाई करते हैं अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग में, तो जब पेनिसिलिन को एक्सट्रैक्ट करने जाने लगा और स्ट्रेन को स्टडी करने जाने लगा, तो ये फाइंड आउट हुआ कि पेनिसिलियम नोटेटम से ज़्यादा बेहतर पेनिसिलिन जो है वो पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से एक्सट्रैक्ट की जाती है। इसलिए कमर्शियल पर्पस के लिए जो बाद में बनाई जाने लगी वो इससे एक्सट्रैक्ट की जाने लगी। ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन को स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस, टेट्रासाइक्लिन को स्ट्रेप्टोमाइसिस एरोफेशियंस, जेंटामाइसिन के लिए माइक्रोमोनोस्पोरा पोरप्योरा। ओके, ये मेजर एंटीबायोटिक्स हैं जो कि दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। नो मूविंग फॉरवर्ड, आप लोगों ने हमेशा एक टर्म सुनी होगी मेटाबोलाइट्स की, प्राइमरी मेटाबोलाइट एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बाद हम बाद में करते हैं। अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें, अपने थोड़ा सा जाएं, अपने माइंड को रिकॉल करें, जब आपने माइक्रोबियल बायोलॉजी या माइक्रोब्स के बारे में स्टडी, बेसिक्स ऑफ माइक्रोब स्टडी किया होगा, तो आप लोगों को पता है कि माइक्रोब्स के ग्रोथ फेजेस होते हैं। जो एक होता है लॉग फेज, एक होता है स्टेशनरी फेज, और उसके बाद आ जाता है लैग फेज। लॉग फेज को हम लोग बेसिकली ग्रोथ फेज कहते हैं, जिसमें बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज में क्या होता है कि ना वो ग्रोथ उसकी बढ़ रही होती है, ना वो डिक्रीज हो रही होती है, स्टेशनरी होती है एक लेवल पे। ठीक है, बैलेंस्ड होती है। उसके बाद आता है लैग फेज, जिसको डेथ फेज या डिक्लाइन फेज भी बोला जाता है। ठीक है, तो मेटाबोलाइट्स का बहुत गहरा ताल्लुक है इन फेजेस के साथ। अगर आपने ये फेजेस पढ़े होंगे किस तरह से ताल्लुक है मेटाबोलाइट्स, आपको ये तो नाम पता चल रहा है कि मेटाबॉलिज्म के प्रोडक्ट जो बन रहे हैं। मेटाबॉलिज्म हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का मेटाबॉलिज्म है। जैसे हम लोगों के सेल्स में मेटाबॉलिज्म है, इसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी, उनका भी ये जो प्रोडक्ट वो बना रहे हैं उनमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, वो अपनी नीड के लिए बनाते हैं। अब दो तरह के मेटाबोलाइट्स पाए जाते हैं, एक होता है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और दूसरे होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। क्या होता है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स दोनों ही मेटाबॉलिज्म के ही प्रोडक्ट होते हैं। नॉर्मल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसी के प्रोडक्ट है, लेकिन इनको प्राइमरी और सेकेंडरी क्यों कहा जाता है? बिकॉज प्राइमरी वो हैं जो कि नॉर्मल ग्रोथ, नॉर्मल डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए नेसेसरी हैं, और वो अपनी ग्रोथ फेज में प्रोड्यूस करते हैं इसको। ग्रोथ फेज कौन सा है? जो लॉग फेज है, उसमें प्राइमरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, जो कि नेचुरली उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए ज़रूरी हैं, उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, उसकी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। These are the products of metabolism, but they are called as primary metabolites. ठीक है, they are not poisonous. इसके बाद आ जाते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कौन से हैं? विच आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन, जो कि डायरेक्टली उनका ग्रोथ में, डेवलपमेंट में या रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं होता। ठीक है, वो बेसिकली सर्टन ऐसे स्टिमुलस होते हैं या सर्टन कंडीशंस होती हैं या कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जो कि उनको प्रोड्यूस करते हैं सर्टन टाइम्स में, जो कि नॉर्मली
अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ नहीं है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में क्या है, एल्कोलाइड्स, टेनिस, रेजिन्स, गम्स एंड लेटेक्स। इसके ये तो जनरल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। इसके अलावा मेजर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में एंटीबायोटिक्स आ जाते हैं। एंटीबायोटिक्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ normal metabolism of microorganisms, they are produced as secondary metabolites। अब आपने देखा है प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस क्या है कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स दे आर नॉट पॉइजनस, लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो भी माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेंगे। और एक और चीज़ कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ग्रोथ फेज में प्रोड्यूस नहीं होते, ये माइक्रोऑर्गेनिज्म हमेशा अपनी स्टेशनरी फेज में प्रोड्यूस करते हैं। अब आप लोगों को मेजर डिफरेंस एक और पता चलना चाहिए कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ग्रोथ फेज और लॉग फेज, एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द स्टेशनरी फेज, ठीक है। एंड सम ऑफ दीज कंपाउंड्स आर पॉइजनस, ओके। Now we will move towards the commercial production or industrial production of antibiotics, और वो बेसिकली हम पेनिसिलिन की बात करें। अब जब हम प्रोडक्शन की बात करेंगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, तो हम लोगों को पता है कि हमने क्या चीज़ पे ज़रूर फोकस करना है, अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, और बीच में क्या आनी है, फर्मेंटेशन। अब पेनिसिलिन की प्रोडक्शन में जो इनोकुलम है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम है, जो कि आपने स्पोर्स की फॉर्म में, जब हम फंगस की बात करते हैं तो हम सीड्स की बात नहीं करते, उसके स्पोर्स की बात करते हैं। वो हमने स्टॉक कल्चर से लेके उसको हमने एक सीड टैंक में इनोकुलेट करना है, उसको थोड़ा सा ग्रो देना है। हमेशा सीड टैंक का आप एक देखेंगे टर्म, जब भी आप अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग पढ़ रहे होंगे, तो बेसिकली सीड टैंक क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इनोकुलम दिया जाता है और थोड़ी सी इनिशियल मल्टीप्लिकेशन के लिए उसको कुछ डेज़ के लिए, मोस्टली 3 to 4 डेज़ के लिए उसमें रखा जाता है। मीडियम आपने जो यूज़ करना है फर्मेंटेशन में, वो सबसे पहले जैक्सन ने 1958 में बनाया था, और इसके मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं। एक तो कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन, जो कि फर्मेंटेबल होगा, आपको पता है जो सबस्ट्रेट चाहिए होता है वो इन 3 चीज़ों का बना हुआ है, कॉर्न स्टीप लिक्विड, लैक्टोज और ग्लूकोज। कॉर्न स्टीप लिक्विड बेसिकली स्टार्च की जो मेटाबॉलिज्म है या उसका प्रोडक्ट होता है। फिर इसके अलावा पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन सोर्स, फिनाइल एसिटिक एसिड प्रिकर्सर, एडिबल ऑयल, कैल्शियम कार्बोनेट को एज अ बफर यूज़ करेंगे उस मीडियम में, और उसकी पीएच हमने 5.5 से 6 तक मेंटेन करनी। आप लोगों को पता है कि आपने कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एयर देना है, तो ये एरेशन की स्पीड जो है वो 3 से 1.5 होनी चाहिए। इसके अलावा टेम्परेचर आप लोगों ने देना है 28 डिग्री सेंटीग्रेड का मेंटेन करना है वहाँ पे। आप लोग किसी भी प्रोडक्ट की जब सिंथेसिस करने जाते हैं तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हर उसमें इन्वॉल्व होते हैं, और ये ऑप्टिमाइज्ड होते हैं। ये नहीं होता कि किसी को इल्हाम हो जाता है या कोई फ़र्ज करके देता है। ये रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स और प्रोसीजर्स के बाद, जैसे लैब में हम कोई काम करते हैं ऑप्टिमाइज़ करते हैं, लाइकवाइज ये ऑप्टिमाइज़ किए जाते हैं। बायोमास प्रोडक्शन, बायोमास का मतलब आपको पता है कि आप जो पेनिसिलिन बनाने जा रहे हैं उसकी आपको हाई कंसंट्रेशन चाहिए, तो इसलिए आप लोग जितनी ज़्यादा एजिटेशन रेट और पावर ज़्यादा देंगे उतनी ज़्यादा एरेशन होगी फर्मेंटर में। जब फर्मेंटर में एरेशन ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की सप्लाई होगी, तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपका बायोमास की प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी। पीएच को मेंटेन करने के लिए कैल्शियम या मैग्नीशियम कार्बोनेट को यूज़ किया जाता है फॉस्फेट बफर की मदद से, या इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया जाता है मीडियम में पीएच को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सिंपल फर्मेंटर डायग्राम, दिस इज़ अ बैच फर्मेंटर, ठीक है। ये हम लोग बेसिक्स ऑफ फर्मेंटेशन में पढ़ के आए हैं। अब बैच फर्मेंटर, एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्शन जो है वो बैच फर्मेंटेशन के ज़रिए होती है। आप लोगों को पता है मैं 2 तरह की फर्मेंटेशन बता चुकी हूँ, कंटिन्यूस और बैच फर्मेंटेशन। बैच फर्मेंटेशन में आपको पता है प्रोडक्शन बैचेस की फॉर्म में होती है, कंटिन्यूस नहीं होती। आपने एक दफ़ा सब कुछ फर्मेंटर में दे देना है